बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बाबाजमान सलाम अलैकुम वरहमता। अल्लाह हमें एक दूसरे से मुलाकात किए एक अरसा बीत चुका है और मुझे उम्मीद है कि मेरा ख़त आपको बखीर व आफियत पाएगा। बगदाद की मुज़ाफ़ात में आपने जो खानकाह तामीर की है, इसके मुताल्लिक़ मैंने बहुत से काबिल तारीफ़ बातें सुनी हैं कि आप दरवेशों को इल्म व हुकमत और हुब्बुल-ही की तालीम देती हैं। मैं ये ख़त आपको राज़दाराना तौर पर लिख के रहा हूँ कि आपको एक ऐसी बात में शरीक कर सकूं जो मेरे दिमाग पर सवार है। मुझे इब्तदा से आगाज़ की इजाज़त दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मरहूम सुल्तान इलाउद्दीन केकबाद एक अहम और मामूली शख्सियत थी, मैं जिन्हों क़यादत व रहनुमाई में शरफ़ हासिल किया। एक ऐसे शहर की तामीर उनका ख्वाब था जहाँ शायर हुनरमंद और फ़लसफ़ी रहते और अमन व सुकून से काम कर सकते। दुनिया में फैली अदावत व इंतशार के बायस इस ख्वाब को बहुत से लोग नामुमकिन हुसूल कहती थी, खुसूसन जब दोनों इतराफ़ से सलीबी और मंगूल हमला आवर हो रही हूँ। हम ये सब देख चुके हैं। मुसलमानों को बलाक करते ऐसाई, ऐसाइयों को मारते ऐसाई, ऐसाइयों की जान लेते मुसलमान, एक दूसरे के हरीफ मजहब, फ़र्क़ी कबीली हत्ते के भाई, लेकिन केकबाद एक पर अदम रहनुमा थे। उन्होंने तो ये शहर का इंतखाब किया जहाँ वो अपनी ख्वाब को ताबीर दे सकें। अजीम तूफ़ान नवा के उतरने पर अभरने वाली पहली जगह। अब कौनिया में एक ऐसी आलिम रहती हैं जिनका जिक्र आपने शायद सुना हो या नहीं। उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, मगर अक्सर उन्हें सिर्फ रूमी के नाम से ही पहचाना जाता है। मुझे उनसे मुलाकात की मुसरत हासिल हुई और सिर्फ में नहीं बल्कि उनके साथ तालीम का मौक़ा भी मिला। पहले उनके उस्ताद के तौर पर, फिर उनके वालिद की वफ़ात के बाद उनके शेख व मुर्शिद के तौर पर, और बरसों बाद उनके तालिब इल्म के तौर पर। हाँ मेरे दोस्त, मैं अपनी शागिर्द का शागिर्द बन गया। वो उस कदर बासलाहियत और दानिशमंद हैं कि एक मुकाम के बाद जब तालीम देने को मेरे पास कुछ ना रहा तो मैंने उसकी बजाय उनसे तालीम लेना शुरू कर दी। उनके वालिद भी एक रोशन फ़िक्र आलम थी, लेकिन रूमी में वो खुसूसियत है जो कम ही इल्मा में होती है, मजहब की छाल के अंदर गहराई में उतरना और उसकी मरकज़ वो गोहर निकाल लाना जो आफाकी और अब्दी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महज मेरी ज़ाती ख़यालात नहीं। जब जवानी में रूमी की मुलाकात अजीम सूफ़ी, दवासाज और अतार फरीदुद्दीन से हुई तो इतार ने उनसे मुताल्लिक़ कहा था, ये लड़का मोहब्बत के दिल में दरवाज़ा वा करेगा और तमाम सूफ़ी उशाक के दिलों में शाला जगा देगा। इसी तरह मुमताज़ फ़लसफ़ी, मुसन्नफ़ और सूफ़ी इब्न अरबी ने एक रोज़ न उमर रूमी को अपनी वालिद की अक़ब में चलती देख कर बेसाख्त कहा, सुबहान अल्लाह, एक बहर एक झील के पीछे चल रहा है। 24 बरस की नौ उम्र में मौलाना रूमी रूहानी रहनुमा बन गए। आज 13 बरस बाद कौनिया के बासी उन्हें एक मिसाली शख्सियत के तौर पर देखते हैं और हर जमा की रोज उनके खुतबात को सुनने के लिए पूरी खत्ती के लोग इस शहर में जमा हो जाते हैं। उन्होंने कानून, फ़लसफ़ी, अन्नबियात, फ़ल्कियात, तारीख़, इल्म कीमिया और अलजबरा में आलिया तालीम हासिल की है। कहा जाता है कि उनकी 10,000 के लगभग शागिर्द हैं। उनके पैरोकार उनके लफ्ज़ लफ्ज़ को सुनते और उन्हें एक ऐसा अजीम बा इल्म शख्स गर्दानते हैं जो अगर तारीख़ आलम में नहीं तो तारीख़ इस्लाम में कोई अहम मुसब्बत तब्दीली लाएगा। लेकिन मेरे लिए रूमी हमेशा किसी बेटी की तरह हैं। मैंने उनकी मरहूम वालिद से वादा किया था कि मैं उन पर निगाह रखूंगा, और अब जबकि मैं अपनी आखिरी अयाम की जानिब बढ़ता एक बूढ़ा ज़ाइफ शख्स हूँ, मैं यकीन दहानी चाहता हूँ कि वो सही सोहबत में रहें। आप जानते हैं, इस कदर हैरत अंगेज़ गैर मामूली और बलाशबा कामयाब होने के बावजूद मौलाना खुद को गैर मुतमईन महसूस करते हैं। उनकी ज़िंदगी रूमी ने खुद कई मरतबा मुझे शरीक राज किया कि बातनी में किसी शे की कमी है। एक खला जिसे उनका ख़ानदान न है शागिर्द पढ़ कर सकते हैं। एक बार मैंने उन्हें बताया कि अगरचे वो खाम न थी मगर वो कंदन भी न थी। उनका प्याला कनारी तक भरा हुआ था और फिर भी वो चाहती थी कि उनकी रूह का दरवाज़ा वा हो जाए था कि मोहब्बत के आप जो अंदर बाहर ये सकी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैंने बताया कि उन्हें एक साथी की ज़रूरत है, रफ़ीक राह, और उन्हें याद दिलाया कि हदीस नबवी में इरशाद होता है, मोमिन एक दूसरे का आईना है। अगर ये मौजूद दोबारा न उठता तो मैं इसी बालकल ही फरामोश कर चुका होता, लेकिन जिस रोज़ में तो ये से रवाना हुआ, मौलाना रूमी मेरे पास इस ख्वाब की ताबीर लेने आए जो उन्हें मुतवातिर दिखाई देकर परेशान कर रहा था।
انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے خواب میں وہ کسی دور دراز سرزمین کے پر ہجوم شہر میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ الفاظ عربی میں: پرمسرت غروب آفتاب شہتوت کی درخت اور اپنی اخفا کوئی میں صبر سے اپنی لمحے کی منتظر ریشم کی کیڑی۔ پھر انہوں نے اس گھر کی صحن میں خود کو دیکھا، اپنی ہاتھ میں لالٹین لیے کنویں کی منڈیر پر بیٹھی گر یہ کتاں۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ ان کی خواب کی یہ بچھڑی کی طرف اشارہ تھی، کچھ بھی مانوس دکھائی نہ دیا، لیکن ایک روز جب مجھے تحفی میں ریشمی گلو پوش ملا، جواب میرے گرفت میں آ گیا اور ماما مل ہو گیا۔ مجھے یاد آیا ٹم اور اس کی کیڑوں کی شوقین تھی۔ مجھے وہ شاندار باتیں یاد آئیں جو میں نے آپ کی طریقہ کی باری سنی تھیں، اور مجھ پر یہاں ہوا کہ مولانا رومی نے جو جگہ اپنی خوابوں میں دیکھی تھی وہ آپ کی خانقاہ کے سوا اور کوئی تھی مختصریہ میرے برادر، کہ میں خود کو یہ سوچنے سے روک نہ پایا کہ کیا مولانا کا رفیق آپ کی چھت تلی رہتا ہے۔ یہ خط تحریر کرنے کا سبب یہی ہے۔ میں نہیں جان میں ایسا کوئی آدمی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو میں اس کے منتظر مقدر سے مطلع کرنے کی ذمہ داری آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اگر میں اور آپ دو دریاؤں کی ملنے اور جب انہی کے سمندر کی طرف ایک ہو کر پہنے میں کوئی لمحے بھر کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے دو اچھے دوستوں کے ملنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میں خود کو فیض یاب لوگوں میں شمار کروں گا۔ تاہم آپ کو ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوئی۔ مولانا رومی ایک بارسوخ شخصیت ہو سکتے ہیں جن کے بہت سے لوگ تھے نہیں۔ ان پر تنقید کرنے والے کئی ابصر اٹھا سکتے ہیں اور ایسی رقابتیں کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی ناقد ید، یہ کہ یوں مل کر پہنے پر عدم اطمینان اور مخالفت سے باہر ہوں۔ اپنی رفیق کے لیے ان کی محبت پر ان کی خاندانی اور قریبی حلقی میں مسائل اٹھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جس سے کوئی دوسرا ایسا شخص کھلی عام محبت رکھتا ہو جس کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین کرتے ہیں، تو اس پر پہلی شخص کے لیے اگر دوسروں کی طرف سے نفرت نہیں تو رشک وحید کا سر اٹھانا لازم ہے۔ یہ سب مولانا رومی کی رفیق کو کسی ممکنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرے برادر، آپ جس شخص کو قونیہ روانہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس نہ لوٹ پائے۔ اس لیے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کہ اس خط کو مولانا کی رفیق پر کیسی ظاہر